वहां मैंने 3 भारी पंजे वाले करीबन 18 इंच लंबे निशाने देखे। कुछ तो खतरनाक और अजीब था। सबसे ज्यादा मैं उसको देख के डर गया। उसके पीछे एक पेड़ था जिसको मैं बहुत साफ देख पा रहा था। 4 भेड़ियों के ग्रुप को खतरनाक तरीके से खत्म किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे सुपर पॉड के पहले पॉडकास्ट में। आज के गेस्ट हमारे बहुत ही खास हैं। हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिनकी कहानी ना केवल रहस्यमय है बल्कि बेहद ही रोमांचक भी है। मिलिए हमारे आज के खास मेहमान से, निर्भय, जिन्हें लोग अब पहाड़ों का रखवाला के नाम से भी जानते हैं। निर्भय, शुक्रिया आपका दुनिया के सामने आने के लिए हमारे माध्यम के द्वारा। सबसे पहले ये बताइए कि आपको पहाड़ों का रखवाला नाम कैसे मिला? नमस्ते राहुल, और नमस्ते सब देखने वालों को भी। ये एक लंबी कहानी है राहुल। हुआ यूं कि लगभग 1 साल पहले मैं उत्तराखंड गया था एक सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन पर, और कुछ पहाड़ी लोगों ने मुझे उस मिशन को अंजाम देते देखा, और तब से ही मेरा नाम पहाड़ों का रखवाला मुझे मिला, हमारे पहाड़ी वासियों के द्वारा। पहाड़ों में वो बात आग की तरह फैलती गई, और बस इसी तरह से ये नाम मुझे मिला, जबकि असली नाम मेरा कोई नहीं जानता। और फिर वहां क्या किया? क्या हुआ था वहां ऐसा? ये भी बताना जरूरी है। ये तो जरूरी है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है निर्भय, ताकि हमारे देश को पता चले कि कितने सुपर हीरो यहाँ ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का साधारण युवक था राहुल, लेकिन मेरी किस्मत ने उस दिन एक नया मोड़ लिया जब मुझे भारतीय सेना में भर्ती होने का मौका मिला। यह मेरा बहुत बड़ा सपना था, जाबाज सिपाही बनना, और आखिरकार मैं उस सपने को हकीकत में बदल भी पाया। मैं अपनी टीम का सेकंड लीड था, और मेरे साथ 4 जर्मन शेफर्ड के साथ एक K9 यूनिट भी थी, जिनकी ट्रेनिंग में मेरा खास हाथ था। करीबन 2 साल तक हमने एक दूसरे के साथ, मैं यहाँ कुत्तों की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे के साथ खतरनाक मिशन निभाए, और उनकी ट्रेनिंग मैंने टनकपुर मध्य प्रदेश में की थी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ राहुल, जब मुझे एक विशेष अंडर कवर आर्म फोर्स यूनिट में चुना गया। यह यूनिट इतनी सीक्रेट थी कि इसका नाम तक कोई नहीं जानता था। इसके मिशन इतने खतरनाक और डीप सीक्रेट वाले मिशन थे कि हर मिशन के बाद सारे सोल्जर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते थे, क्योंकि हर सोल्जर अलग अलग इलाके से था, या तो अलग अलग स्टेट से था, आप वैसा भी सोच सकते हैं। और कोई किसी से मिल भी नहीं पाता था जब तक कोई अगला मिशन ना आ जाए। हमें अपने आदेश एक पोस्ट ऑफिस के लॉकर से मिलते थे, जो गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस होता है। हमें सारा इंटरेक्शन हमारा उसी से ही होता था, जहां अगली कार्रवाई या अगले मिशन की जानकारी, अगले सीक्रेट मिशन की जानकारी हमें चिट्ठियों से मिला करती थी। अब आप सोचिए कि इस आधुनिक युग में, जहां इंडिया इतना ऊपर जा रहा है दुनिया में, करीबन हम दुनिया की चौथी कंट्री बनते जा रहे हैं, माशाल्लाह दूसरी भी बनेंगे, पहली भी बनेंगे। बट इस वक्त भी हम इस तरह के मिशन कर रहे हैं जहां हमें सिर्फ और सिर्फ चिट्ठियों से बात करनी पड़ रही है, बिकॉज ये गवर्नमेंट प्रोटोकॉल था। आगे चल के मुझे एक ऐसा अंडर कवर्ड आर्म फोर्स ट्रूप में ट्रेनिंग करने का मौका मिला जो सिर्फ सीक्रेट स्पेशल हाई प्रायोरिटी मिशन करता था। क्योंकि वो अंडर कवर ट्रूप में मेरा नाम था, परंतु मिशन के बाद सारे सोल्जर इधर उधर हो जाते थे।
एक दिन एक महत्वपूर्ण मिशन की चिट्ठी मुझे मेरे लॉकर में मिलती है और उस सीक्रेट मिशन के बारे में पता चलता है जिसमें करीबन 12 हैंड पिक सोल्जर थे और हमारा पूरा पैक था और 4 एंटी टेररिज्म डॉग स्क्वाड के K9 भी थे जो हाईली ट्रेन थे। हम सब जब एक अननोन लोकेशन पर इकट्ठा हुए तो CH-47 जिसको हम चिनूक के नाम से भी जानते हैं, हम सबको वो पिक करने आया। हमें आखिर तक नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक्चुअली बर्मा जा रहे थे। हमें हेलीकॉप्टर से अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नज़दीक नामधापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, उसके घने जंगल में आतंकवादियों की गतिविधियां को रोकना था जिनका फंड चाइना से हो रहा था, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश के लिए हमसे काफ़ी टाइम से लड़ रहा है और आपको पता होगा कि क्यों लड़ रहा है। और वो आपको आपकी ऑडियंस को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी के लिए वो लड़ रहा है। उसे पता है कि वो नदी के लिए कितनी खतरनाक और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो उस इलाके में खतरनाक गतिविधियां कर रहा है या फिर करा रहा है दूसरे ग्रुपों से। वही है कि वो दूसरी कंट्रियों के मिलिटेंट ग्रुप तैयार कर रहा है जो हमारे पड़ोसी देश भी हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम सारे बॉर्डर से सटे नामधापा के घंघोर जंगलों में 12:30 बजे रात को तेज़ तूफान और बारिश के बीच उतरते हैं। हमारा हेलीकॉप्टर करीबन 12 लोगों को उतारता है बहुत ही मुश्किलों में। वो तूफान बहुत ज़बरदस्त था, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़बरदस्त तूफान बारिश। बट हम तरीके से, क्योंकि हम हाईली ट्रेंड सोल्जर्स थे, तो हम उतरे। उतरने के बाद क्या होता है कि हम अरुणाचल सीमा से 45 मिनट पैदल चलने के बाद इंडिया बर्मीज़ फेंस की सीमा के पास पहुंचते हैं। हम एंटर होते हैं। जिस बर्मीज़ जंगल में हम घुसे वहाँ कुछ तो खतरनाक और अजीब था, और ये बात हमें फेंसेस के बाद पता चल चुकी थी। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था और एक खतरनाक चीज़ हम लोगों ने वहाँ देखी कि घुसने के बाद हमें जो दिखा वो एक तरह का रूह कपाने वाला दृश्य था कि फेंसेस पे करीबन हजारों करोड़ों की तादाद में कपड़े टंगे हुए थे, अलग अलग कलर के कपड़े, और किसी ने जैसे गांठ बांध के वहाँ टांगे हों। और कपड़े भी ऐसे नहीं जैसे कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कितने हजारों साल पुराने कपड़े हों। रात के अंधेरे में हमको ये दृश्य दिखा और हम घबराए तो नहीं, बट दिमाग में आता है कि क्या चीज़ है भाई ये। तो रात के अंधेरे में समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह के कपड़े हैं। हम सब ने अपने वेपन की टॉर्च भी जला के देखे, बट कुछ तो अजीब से ही कपड़े थे, कुछ जले हुए थे, कुछ फटे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट एज अ सोल्जर हमने उसको रिकॉर्ड किया और हम निकल पड़े। सबके पास गोप्रो लगे हुए थे लेफ्ट शोल्डर। हम सब आगे बढ़े और बढ़ते चले गए। जंगल में घुसते ही हमारे ट्रूप के 2-3 मेंबरों की तबीयत सी खराब होने लगी। ऐसा लगा 2-3 लोगों को तेज़ छींकें आने लगी, उल्टियाँ आने लगी, और पता नहीं कईयों की तबीयत खराब होने लगी। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। हमें नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों हो रहा था ऐसा। तो कुछ सोल्जरों के साथ हुआ, मुझे भी हुआ, बट मैंने थोड़ा उस चीज़ को निगलेक्ट किया और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि दूसरों के साथ क्यों हो रहा है। बर्मा बॉर्डर का वो अजीब जंगल था, बहुत ही अजीब जंगल था। अनदेखी और अनजानी फीलिंग बयां कर रहा था बिल्कुल। हालांकि बाद में हमें पता चला कि स्थानीय लोगों ने उसे अंधकार का जंगल कहते थे। हम सब लोग आगे बढ़े और पहाड़ों के बीच से हमें कुछ दूर धुआं दिखाई दिया। मिशन पर आगे चलते हुए हमने एक छोटा सा आदिवासी गांव मिला जहाँ के लोगों ने हमें ये बात बताई थी कि यह अंधकार का जंगल है। और वो भी हमें बहुत मुश्किल हुई समझने में कि क्योंकि उनकी भाषा में थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ रही थी। गांव वाले थे, हम आदिवासी थे, हमें काफ़ी चीज़ें उनसे पता चली। उन्होंने बताया कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानों को कभी वापस नहीं जाने देता। बट किसी गांव वालों को नहीं पता था कि ऐसा क्यों था, क्या रीज़न था। काफ़ी सदियों से इस इलाके में इस तरह की बातें होती आ रही हैं, परंतु
डिटेल कोई नहीं जानता था। वहाँ जो हमें मिले थे वो 3-4 बुढ़े टाइप के आदिवासी जो हमें बता रहे थे, जिनकी बात से हमको समझ आ रहा था। उस गांव के आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हुए देखा कि जंगल और डेंस होता जा रहा है, बहुत ही घना जंगल होता जा रहा था। और स्टार्टिंग में हमें हरे पत्तों के पेड़ दिखे थे, बट आगे वो हरी शेड और डार्कर होता जा रहा था, ऐसा कालापन छाता जा रहा था पूरे जंगल में। हमारे सारे सोल्जरों को ऐसा लगा कि वो बीमार हो रहे हैं, तो आगे चल के हमने ये सोचा कि कुछ देर आराम कर लेते हैं। तो एक छोटी सी पहाड़ी थी, हमने उसके नीचे एक बड़ा सा पत्थर जो कटा हुआ था, टूटा हुआ था, उसके नीचे बैठने का फैसला किया और हम आराम से बैठ के थोड़ा आराम करने लगे। मैं और मेरी टीम को आसरा लेने के बाद काफ़ी अजीब सा महसूस हुआ। पेड़ों के बीच से निकलती ठंडी हवाएं, ज़मीन पे से उठती धुंधली छाएं और कुछ पंछियों के रोने की आवाज़ें, ऐसा कुछ शोर शराबा हमें वहाँ सुनाई दिया। सब कुछ किसी बड़े अनहोनी की आहट दे रहा था, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन हम सब सोल्जर के हौसले बुलंद थे। सोल्जर होने का फ़ायदा यही था कि हम लोग डरते नहीं थे, ये सब चीज़ें आम थी। बट था, हम भी आदमी और मनुष्य हैं, तो ये सब चीज़ें महसूस करते हैं। और हालांकि हम ट्रेंड सोल्जर्स थे, तो इन सब चीज़ों का हम पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा। बट स्टिल कुछ देर आराम और पानी पीने के बाद आधी रात 2:45 के आसपास, जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, हम खड़े हुए और आराम करने के बाद फिर चल दिए जहाँ हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स, जहाँ हमको पहुँचना था, हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हुए थे अपने मिशन के लिए। अपने कोऑर्डिनेट पे पहुँचने के लिए हम सब एक लाइन में चलते रहे। हमारे साथ 4 डॉग स्क्वाड भी थे। मैं सबसे पीछे था ट्रूप में। तभी मुझ पर अचानक एक अनजान खतरनाक हमला हुआ। तो मैं जैसे ही चिल्लाया तो मेरे सारे साथी चौकन्ने हो गए और हमें 360 घेरा बना लिया सबने। मुझे नहीं पता था कि पीछे आदमी था या जानवर। वह चीज़ इतनी इतनी सुपर फास्ट और विशाल थी कि हमारे कुत्ते कहाँ गायब हो गए। उसके बाद हमारे कुत्तों का नहीं पता चला कि वो कहाँ गायब हो गए। पता नहीं कुत्ते उठा लिए गए थे या क्या हुआ था उनके साथ, छिप गए थे, किसी को कोई अंदाजा नहीं। मेरी पीठ से इतनी तेज मारा था कि मैं बता नहीं सकता, जैसे मेरा पूरा अंदर का स्ट्रक्चर हिल पड़ा था। मैंने फिर भी अपने डॉग स्क्वाड के कुत्तों को ढूंढने की कोशिश करी। मैं आसपास थोड़ी सी झाड़ियों में, घने जंगल में जाके देख रहा था। वापस मुड़ के 5 मिनट में लौटता हूँ तो देखता हूँ कि पूरी टीम गायब है वहाँ से। एक भी सोल्जर नहीं था मेरा स्क्वाड का। मेरा दिमाग खनकता है। मैं सोचता हूँ कि ये कहाँ गायब हो गए। मेरे होश से काम लिया, सबको ढूंढने की कोशिश करी, बट कोई नहीं मिला। अभी तो हम बर्मीज जंगल में उस पॉइंट तक भी नहीं पहुँचे थे जहाँ के कोऑर्डिनेट हमें मिले थे मिलिटेंट ग्रुप से भिड़ने के लिए। मेरी पीठ जल रही थी और जिस तरीके से जल रही थी मैं उसको बता नहीं सकता। और ऐसा लग रहा था कि मैं टूटी हड्डियों की पीठ के साथ चल रहा हूँ। अब आप समझ लो कि इस तरह की फीलिंग क्या आती है। 1 घंटे बाद थक हार कर मैं जंगल में एक कोने में बैठ गया और कुछ देर बाद बेहोश हो गया। जब मैं 5 5:30 के आसपास उठा, मैंने अपने आप बिल्कुल घायल हो चुका था। मैं घायल अवस्था में देखा। मेरे आसपास हाथों में और पैरों पे काफ़ी चोटें थी। मेरे गाल किसी ने चाटे हुए थे, ऐसा मुझे लगा होगा क्योंकि वो फीलिंग आ रही थी। पूरा लाल हो चुके थे और घाव भी। लेकिन मैंने अनुभव किया कि मेरे अंदर कुछ बदल गया था। घाव जल्दी से ठीक होने भी लगे थे। मैं अजीब गंध को सूंघ रहा था। स्मेल, मेरे को पूरे जंगल में हर तरह की स्मेल आ रही थी। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, मेरी मसल बढ़ चुकी थी, मेरी एल्बो की मसल बढ़ चुकी थी, मेरी थाई बढ़ चुकी थी। और मेरे को ओवरऑल एक शक्ति का एहसास हुआ जो मेरे अंदर बहुत खतरनाक तरीके से उबाल मार रही थी, जबकि 18 घंटे तक मैंने कुछ भी नहीं कहा था। सोच के देखो आप। अपने आसपास किसी को ना देख मुझे
गुस्सा भी आ रहा था, तो मेरा शरीर विशाल और ख़तरनाक होता जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। मेरी हाइट करीबन 12 इंच बढ़ चुकी थी, मैं बता नहीं सकता। उस दिन उस बर्मीज़ जंगल में अकेले भटकने के बाद मैंने अपने सब साथियों को ढूँढने की कोशिश करी, बट नहीं ढूँढ पाया। और ना ही मेरे पास कोई रेडियो था, ना सैटेलाइट फ़ोन था, सब मेरे साथियों के पास था, ये सारे गैजेट्स। मैंने फ़ैसला किया कि मैं उठा, अपना बैकपैक और वेपन्स लिया, पानी की तलाश में। तो मुझे प्यास भी लगी थी, मैं देख रहा था कि आसपास कोई पानी मिल जाए। आसपास पानी को ढूंढते हुए जब मैं चल रहा था, मुझे कुछ गीली मिट्टी दिखी। वहाँ मैंने 3 भारी पंजे वाले करीबन 18 इंच लंबे निशान देखे। सोच रहे हो, भारी तीन पंजे वाले 18 इंच लंबे निशान देखे। 18-20 इंच लंबे होंगे। और एक और दूसरे निशान के बीच करीबन 5 से 6 मीटर का फासला था। 4-5 निशान के बाद वो निशान गायब हो गए। तो ये पूरा नज़ारा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तभी मेरी मुलाकात एक गाय भैंस चराने वाले से हुई, आसपास के गांव वाले से, जो मुझे देख के बहुत डर गया। वो इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया। तो मैंने उसे रोका और उससे बात करने की कोशिश करी। वो इतना ज़्यादा डर रहा होता, बट उससे ज़्यादा मैं उसको देख के डर गया, क्योंकि जब मैंने उसे ढंग से देखा, वो मुड़ा, मैंने उसे देखा कि मैं उसके आर पार देख पा रहा था। उसके पीछे एक पेड़ था जिसको मैं बहुत साफ देख पा रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई साहब ये क्या चीज़ है, मैं इसके आर पार कैसे देख पा रहा हूँ। जैसे वो आदमी ट्रांसपेरेंट हो। मैंने उससे पूछा कि आपने मेरे साथियों को देखा है कहीं। ये सब चीज़ मेरे को छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरा ध्यान केंद्रित था कि मेरे सोल्जर्स कहाँ हैं। बट मेरा दिमाग फटने लग रहा था कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, मैं इसके आर पार देख कैसे रहा हूँ। बट स्टिल मैंने उनको उससे पूछने की कोशिश करी कि मेरे जैसे लोग आपने कहीं देखे हैं क्या। वो भाई साहब बहुत डरा हुआ था, ना हिंदी बोल पा रहा था, शायद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने मुझे एक इशारा किया कि लेफ्ट तरफ को अपना हाथ किया, और लेफ्ट तरफ को इशारा करके अब वो बहुत तेजी से भाग गया, बहुत ही तेजी से। उसके बाद मेरा एक ही मकसद था, और मैं उसको देख रहा था कि भाई साहब कहाँ भाग गया वो। और उसके बाद मेरा एक ही मकसद था कि मैंने अपने साथियों को उस दिशा में ढूंढने के लिए निकला। मेरे को लगा कि शायद वो दिशा बता के गया है, तो वो उसी दिशा में गया होगा, बट नहीं, मिशन फेल हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी नहीं, मेरे यार दोस्त सोल्जर कोई भी नहीं मिल रहा था, ना दिख रहा था, ना कोई उनका क्लू मिल रहा था। मैं उसी दिशा में चला जा रहा था। मिशन फेल हो चुका था हमारा सब कुछ खराब हो चुका था उस मिशन के से रिलेटेड। मैं उस दिशा में चलते हुए करीबन 3 दिन बाद एक रात मैं अपने बॉर्डर फेंस की तरफ पहुंचा। मैंने देखा कि वहाँ बॉर्डर आ चुका है। मैंने पार किया, और मैं उस बॉर्डर को पार करते के साथ ही बेहोश हो गया, बहुत बुरी तरह बेहोश हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे सामने अंधेरा छा गया। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं ईटानगर के जंगलों में एक बैलगाड़ी पे था। मेरे साइज बढ़ चुका था और मैं 8 फीट का हो गया था। मेरी मसल ऐसी बढ़ चुकी थी कि मैं बता नहीं पाऊँ। वो बैलगाड़ी जो एक बुढ़े बाबा चला रहे थे, उनके पीछे से लोग चिल्ला रहे थे, पहाड़ों का रखवाला आ गया, पहाड़ों का रक्षक आ गया, पहाड़ों का रखवाला आ गया। मैंने उन बाबा से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया बाबा, आप कौन हो, आप क्या हुआ है मुझको, मैं इस बैलगाड़ी में आया कैसे। उन बाबा ने बताया कि मैंने कल रात ईटानगर के घने जंगलों में 4 भेड़ियों के ग्रुप को खतरनाक तरीके से खत्म किया है, जो 5 महीने से आसपास के गांव के 89 लोगों को अपना शिकार बना चुके थे। तो ये कहानी थी। तो इस तरह की से मेरा नाम पहाड़ों का रखवाला ईटानगर वासियों ने दिया। यही था राहुल बस। उसके बाद मुझको मैसेज आया और मैं इधर चला। आपको पता चला कि क्या हुआ था? आपको कौन था जिसने आप पर हमला किया था? मतलब क्या था वो? जानवर था? क्या चीज थी? और आपको अब
क्या पता चला बाद में कि आपका ट्रूप कहाँ है, K9 कुत्ते किधर गए? नहीं राहुल, अभी तक भी नहीं मिला। कुछ नहीं पता चला मुझे अभी तक, और मैं इन सारे सवालों के आंसर अभी तक ढूंढ रहा हूँ। राहुल, पहले तो मुझे खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर मुझे ये शक्तियाँ मिली हैं तो इसका क्या मतलब है? क्यों ये मुझे मिली हैं? इसका सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले मुझे पता लगाना है कि ये शक्तियाँ मुझे मुझे क्यों मिली हैं, क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। कोई तो रीज़न होगा। मैंने अपने सपनों में जो देख रहा हूँ उसे नोट करने लगा हूँ। ये मेरे साथ बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है। लोगों को मैं सचेत करने लगा हूँ कि कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि शक्तियों के साथ साथ मैं सपनों के माध्यम से भविष्य को देख पा रहा हूँ। मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ अपने सपनों के द्वारा, और ये हो रहा है। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता, बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये जबरदस्त है निर्भय, और लोग आपके बारे में अभी बिल्कुल नहीं जानते थे। शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग आपके बारे में जानेंगे और आपको ट्रूप को खोजने में मदद मिलेगी। अब आगे का क्या प्लान है निर्भय आपका? मुझे अपनी टीम खोजनी है राहुल। मेरे पास वापस जाने का कोई साधन ही नहीं है, और ना ही कोई रीजन है। सारे गैजेट, फोन सब ग्रुप के पास है। मुझे अपनी गवर्नमेंट टीम को रिपोर्ट भी करना है, तो मुझे अपनी टीम को साथ में लेके करना है। और मुझे एक आदमी को भी ढूंढना है, वो वापस जाकर, जिसने मुझे बताया था मेरी टीम जिंदा है। पर मैं जब तक ये पूछ पाता कि कहाँ, उससे पहले वो आदमी गायब हो गया। मुझे उस इलाके में तैयारी के साथ फिर से जाके अपने सपनों पे गौर करना होगा। शायद मुझे रास्ता अपने सपनों से ही मिले। क्या बात कर रहे हो निर्भय भाई, जबरदस्त। मुझे लगता है आपकी ये शक्ति तो लोगों के लिए वरदान साबित होगी, और ये जबरदस्त चीज होगी। नहीं राहुल, मुझे फेमस नहीं होना, ना ही मुझे कोई शौक है। अभी मेरी टीम मुसीबत में है। मुझे पता है मुझे किसी भी हाल में उन तक पहुंचना है, क्योंकि जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए मैं काम करता हूं वो इतना अंडर कवर है कि सिर्फ हमारी इस आधुनिक युग में चिट्ठियों से बात होती है, जो एक शॉकिंग बात है। कोई ऑफिस नहीं है। मैं उनको यह नहीं बता सकता कि जब तक मैं अपने ट्रूप को खोज ना लूँ, मैं उनसे ना तो कांटेक्ट कर सकता हूँ, ना मैं उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता। बिकॉज कोई भी सामान जो हमारे पास टेक्निकल चीज़ें थी, जैसे सैटेलाइट फ़ोन या फिर रेडियो या फिर और भी कुछ डिवाइसेस, वो सारी मेरी टीम के पास हैं, और टीम गायब है। मुझे पता है कि आप परेशान हैं अंदर से, और आपको बहुत चीज़ें अभी ढूंढनी है और खोज करनी है। आशा करता हूँ आपकी टीम आपको मिल जाएगी, और जिस मिशन पे आप निकले थे भारत की रखवाली करने के लिए, उस मिशन में भी आपको सफलता मिलेगी। मेरी दुआ है। शुक्रिया राहुल, शुक्रिया। अगली बार मैं आपको जब बुलाऊंगा निर्भय, जब आप इन सारी चीज़ में कामयाब हो जाएंगे, बस मेरे मैसेज का ध्यान रखना। ज़रूर राहुल, अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपके आभारी हैं। लोगों को आपके बारे में जानने का मौका मिला इस पॉडकास्ट के द्वारा। धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए और अपनी अद्भुत कहानी साझा करने के लिए। हमारी गॉड विशेस आपके साथ हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, निर्भय है, पहाड़ों का रखवाला। उम्मीद है आपको निर्भय से मिलके अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे और एक नई रोमांचक सुपर हीरो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, और ध्यान रखिए कि हमारे अंदर एक सुपर हीरो छिपा है। बस उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, और आप सबको ज़रूरत है उसे पहचानने की। टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।